हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसमें हम लेते हैं जायजा देश और दुनिया से आने वाली डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों का। दोस्तों, आजकल मौसम के हिसाब से पानी पीना, खुद को धूप से सुरक्षित रखना और बदलते मौसम में ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। आशा करते हैं आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस कड़ी धूप में आइसक्रीम के साथ साथ आप आम और तरबूजे जैसे सीजनल फ्रूट्स का मजा भी जरूर ले रहे होंगे। साथ ही धूप से बचने के नुस्खे आप जरूर अपना रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के प्रोग्राम में कवर होने वाली न्यूज की हेडलाइंस। जेल में दिव्यांग कैदियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। दक्षिण गोवा के नीट सेंटर दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ। सरकारी सेवाओं में दिव्यांग, अनाथ और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए नया अवसर, दीप स्तंभ फेलोशिप 2026। ऑस्ट्रेलिया के NDIS में बड़े बदलाव से दिव्यांग समुदाय में डर। अमेरिका में दिव्यांग छात्रों के लिए डिजिटल पहुंच नियमों में देरी। लखनऊ में जनगणना ड्यूटी पर बीमार और दिव्यांग शिक्षकों का विरोध। जबलपुर में दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकालने पर हाईकोर्ट हुई सख्त। धनबाद रेल मंडल की तरफ से UDID कार्ड से दिव्यांग यात्रियों को रेल यात्रा में सुविधा। सुनेंगे दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में। रेलवे का समर सीजन प्लान, यात्रियों को फायदा, दिव्यांगजनों के लिए नई व्यवस्था। खुद चल सकेंगे दिव्यांग, रीवा के इंजीनियरिंग छात्रों का कमाल, बना GPS से लैस ऑटोमेटिक स्मार्ट व्हीलचेयर। विकलांग पति को मारने वाली पत्नी को प्रेमी के संग उम्र कैद, 6 साल के बेटे ने खोला राज। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ तौर पर कहा है कि कैदियों के दिव्यांग होने से उनके अधिकार कम नहीं हो जाते। अदालत ने 21 अप्रैल को एक अहम आदेश देते हुए इन मुद्दों को सुवास चकमा केस में बनी हाई पावर्ड कमेटी को सौंप दिया है। ये मामला है सत्यन नारवूर बनाम भारत सरकार, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांग कैदियों की स्थिति और जेलों में उपलब्ध सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने माना है कि ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसमें सहायक उपकरण, मोबिलिटी एड्स और सपोर्ट सिस्टम जैसी चीजें शामिल हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने ये भी नोट किया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दिए गए निर्देशों पर पूरी तरह से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अब हाई पावर्ड कमेटी ये जिम्मेदारी निभाने वाली है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6 हफ्तों में अनुपालन रिपोर्ट कमेटी मांग सकती है। दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त सहायक उपकरण और मोबिलिटी एड्स की योजनाएं बनाई जाएंगी तथा विशेषज्ञों और दिव्यांगजनों के संगठनों की मदद से व्यावहारिक दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। कमेटी 4 महीनों में सुप्रीम कोर्ट को कुल स्थिति रिपोर्ट भी सौंपेगी। कोर्ट ने ये कहा कि जेल में रहना किसी भी कैदी के मानवाधिकारों को कम नहीं कर सकता। दिव्यांग कैदियों को भी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए जो बाहर समाज में उपलब्ध है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 को होने वाली है, जब सुप्रीम कोर्ट सुवास चकमा केस के साथ इसे फिर से देखेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं दक्षिण गोवा से। दक्षिण गोवा प्रशासन ने इस बार नीट UG परीक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। कलेक्टर एग्राक्लिट्स ने निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों को दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाया जाए। इसका मतलब है कि हर केंद्र पर व्हील चेयर से आने जाने की सुविधा और परीक्षा कक्ष ऐसे मंजिलों पर होंगे
जहां दिव्यांग परीक्षार्थियों को आसानी से पहुंच मिल सके। इस तैयारी की समीक्षा बैठक में दक्षिण गोवा के पुलिस अधीक्षक संतोष देसाई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ये तय हुआ कि मामलतदारों को पहले स्तर पर जागरूकता और निगरानी की जिम्मेदारी दी जाए ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की समस्या न हो। परीक्षा संचालन को लेकर प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें साफ कर दी है। सभी उम्मीदवारों को वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग फ्रिस्किंग व्यवस्था होगी। रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। इन तैयारियों का मकसद है दिव्यांग छात्रों को परीक्षा देने में किसी तरह की बाधा न आना, ताकि वे बाकी छात्रों की तरह सहज माहौल में परीक्षा दे सके। प्रशासन का कहना है कि ये कदम न केवल परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा, बल्कि दिव्यांग छात्रों के लिए समान अवसर भी प्रदान करेगा। दोस्तों, आदेश की तारीख है 23 अप्रैल 2026 और निर्देश जारी करने वाले अधिकारी हैं दक्षिण गोवा कलेक्टर एग्ना क्लिट्स। बैठक में शामिल एसपी संतोष देसाई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रिंसिपल और शिक्षक। मुख्य व्यवस्था में किया जाएगा व्हील चेयर एक्सेस, सुलभ मंजिलों पर परीक्षा कक्ष, अलग फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। दोस्तों, अब सुनते हैं डिटेल्स दीप स्तंभ 2026 फेलोशिप की। कई बार समाज में ये गलत धारणा फैलाई जाती है कि दिव्यांग छात्र यूपीएससी या एमपीएससी पास नहीं कर सकते, कि अनाथ बच्चे विशेषाधिकार वाले छात्रों से मुकाबला नहीं कर सकते, कि ट्रांसजेंडर युवाओं को सरकारी सेवाओं में जगह नहीं मिल पाती, या कि अच्छी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि समस्या कभी टैलेंट की नहीं होती, समस्या होती है एक्सेस की। इसी सोच को बदलने के लिए दीप स्तंभ संस्था ने फेलोशिप एंट्रेंस 2026 शुरू की है। इसका मकसद है हर प्रतिभाशाली छात्र को एक मौका देना, चाहे वो दिव्यांग हो, अनाथ हो, ट्रांसजेंडर हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आता हो। चयनित फेलोज को मिलेगा फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में, यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग और उच्च शिक्षा की परीक्षाओं जैसे क्लैट, एमबीए, सीयूईटी, सीईटी की तैयारी, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस और मेंटरशिप सपोर्ट, और साथ ही ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंच बनाई जा सके। एंट्रेंस परीक्षा 5 जून 2026 को देश के बड़े शहरों में ऑफलाइन रूप से आयोजित होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 1 जून 2026 रखी गई है। इच्छुक छात्र www.deepstambh.org याद रहे, www.deepstambh.org पर जाकर क्यूआर कोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दीप स्तंभ का कहना है कि ये सिर्फ कोचिंग नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो छात्रों को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। टैलेंट सबके पास है, अवसर भी सभी को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, याद रहे, ये कार्यक्रम है दीप स्तंभ फेलोशिप एंट्रेंस 2026 का। पात्रता पीडब्ल्यूडीज, अनाथ छात्र, ट्रांसजेंडर छात्र, लो इनकम ग्रुप छात्र। परीक्षा तिथि 5 जून 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2026, स्थान जलगांव, पुणे, दिल्ली रेसिडेंशियल कोचिंग प्लस ऑनलाइन विकल्प। आधिकारिक वेबसाइट www.deepstambh.org। दोस्तों, अब एक इंटरनेशनल खबर सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया सरकार से। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में NDIS यानी कि नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में बड़े बदलावों का ऐलान किया। इन बदलावों का मकसद है योजना की लागत को घटाकर दशक के अंत तक $55 बिलियन तक सीमित करना और प्रतिभागियों की संख्या 7.6 लाख से घटाकर लगभग 6 लाख करना। इस घोषणा से दिव्यांग समुदाय में गहरी चिंता फैल गई है। पीपल विद डिसेबिलिटीज ऑस्ट्रेलिया की कार्यकारी CEO मेगन स्प्लिंडर स्मिथ ने कहा कि लोग अचानक हुए इस पैमाने के बदलाव से हैरान और डरे हुए हैं। कई प्रतिभागियों को ये भी नहीं पता कि वे उन 1.6 लाख लोगों में शामिल है या नहीं जिन्हें स्कीम से बाहर किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अब NDIS में प्रवेश
केवल डायग्नोसिस पर नहीं पर फंक्शनल कैपेसिटी असेसमेंट पर आधारित होगा। ये बदलाव 2028 से लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नीति पहले की असफल इंडिपेंडेंट असेसमेंट योजना जैसी है, जिसे दिव्यांग समुदाय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। एक और बड़ा बदलाव है सोशल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सपोर्ट पर खर्चा कम करना। इस श्रेणी में औसतन $31,000 खर्च होते हैं, जिसे घटाकर $26,000 करने का लक्ष्य है। दिव्यांग कार्यकर्ता जॉर्ज टोलेपोरस ने चेतावनी दी है कि ये कटौती लोगों की सामाजिक भागीदारी और स्वतंत्र जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। सरकार ने साथ ही इंक्लूसिव कम्युनिटीज फंड नाम से $200 मिलियन का नया फंड घोषित किया, ताकि सामुदायिक संगठन कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध करा सके। साथ ही सेवा प्रदाताओं पर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब हाई रिस्क गतिविधियों में शामिल प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन कई प्रतिभागियों को डर है कि इससे उनकी चॉइस ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगी। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सुधार पैकेज है। सवाल तो ये है कि क्या बदलाव वास्तव में योजना को टिकाऊ बनाएंगे या फिर दिव्यांग समुदाय के लिए इसे और कठिन बना देंगे। दोस्तों, बात चल रही है इंटरनेशनल खबरों की, तो एक खबर सुनते हैं अमेरिका से भी। अमेरिका के न्याय विभाग DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों को दिव्यांग जनों के लिए डिजिटल सामग्री पूरी तरह से सुलभ बनाने के नियमों को लागू करने की समय सीमा अब आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों, पहले ये नियम 24 अप्रैल 2026 से लागू होना था, लेकिन अब बड़े संस्थानों को अप्रैल 2027 तक और छोटे संस्थानों को अप्रैल 2028 तक का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, PDF और ऑनलाइन सामग्री को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में अब देरी होगी। इन नियमों का मकसद था डिजिटल सामग्री मानकों के अनुसार बनाई जाए और वीडियो में कैप्शन, ऑडियो क्लिप्स और ट्रांसक्रिप्ट्स और स्क्रीन रीडर फ्रेंडली वेब पेजेस बनाए जाएं। लेकिन इस देरी से दिव्यांग समुदाय में गुस्सा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने कहा है कि दृष्टिहीनों को फिर से इंतजार करने को कहा गया है। संगठन का कहना है कि अधिकार उन्हें 1990 के ADA कानून से ही मिलना चाहिए था, लेकिन अब भी स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी है। AHEAD यानी एसोसिएशन ऑन हायर एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी ने भी इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि ये देरी संस्थानों को भ्रमित करती है, छात्रों को समान अवसर से वंचित करती है। सरकार का तर्क है कि कई स्कूल और कॉलेजेस पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं और इतने कम समय में तकनीकी बदलाव करना मुश्किल है। स्कूल सुपरिटेंडेंट्स एसोसिएशन AASA ने कहा कि ये नियम बिना फंडिंग के लागू करना स्थानीय स्कूलों के लिए कठिन है। दोस्तों, खबर सुनते हैं अब लखनऊ से। लखनऊ में जनगणना कार्य को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। इस बार प्रशासन ने बीमार और दिव्यांग शिक्षकों को भी जनगणना की ड्यूटी में शामिल कर लिया है, जिससे कि शिक्षकों में असंतोष का माहौल है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ये निर्णय न केवल अनुचित है बल्कि मानवाधिकारों के खिलाफ है। कई शिक्षकों ने बताया कि वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या दिव्यांग हैं, फिर भी उन्हें जनगणना का काम सौंपा गया है। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। शिक्षकों के संघ ने ये भी कहा कि जब बीमार और दिव्यांग शिक्षक ड्यूटी पर जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। प्रशासन ने 2 कैंसर पीड़ित शिक्षिकाओं को और कई दिव्यांग शिक्षकों को भी जनगणना के कार्य में लगाया है। इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि बीमार और दिव्यांग शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से मुक्त किया जाए, ताकि अपनी सेहत और पढ़ाई पे वे ध्यान दे सके। इस मामले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी आवाज उठाते हुए कहा है कि ये निर्णय शिक्षकों के साथ अन्याय है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि जनगणना के कार्य में स्वास्थ्य और सक्षम कर्मचारियों को लगाया जाए, ताकि काम सही तरीके से हो और किसी की भी सेहत पर असर न पड़े। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एलई इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstam.org. Deepstam Manobal. Opening doors to education, opportunity and dignity. दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5th of June 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1st of June 2026। विजिट करें www.deepstam.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जबलपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है। कुछ स्कूलों ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई से बाहर कर दिया है, जिस पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने कहा है कि ये कदम न केवल अनुचित है बल्कि शिक्षा का अधिकार और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कई निजी और सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से वंचित करना उनके मानवाधिकारों का हनन है। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव न हो पाए और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और कहा है कि 29 अप्रैल 2026 तक सरकार को अपना पक्ष और रिपोर्ट पेश करनी होगी। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये आदेश दिव्यांग बच्चों के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इससे उन्हें शिक्षा का समान अवसर मिल पाएगा। साथ ही ये स्कूलों को भी याद दिलाता है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, चाहे वो किसी भी शारीरिक या मानसिक स्थिति से क्यों न जूझ रहा हो। दोस्तों, खबर सुनते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से। धनबाद रेल मंडल ने दिव्यांग यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है। अब दिव्यांगजन केवल यूडीआईडी यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड दिखाकर रेलवे में यात्रा कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग प्रमाण पत्र या दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये कदम दिव्यांग यात्रियों को सुविधा और सम्मान देने के लिए उठाया जा रहा है। यूडीआईडी कार्ड एक केंद्रीकृत पहचान है जिसे भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जारी किया है। इसमें व्यक्ति की दिव्यांगता से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज होती है। इस नई व्यवस्था से दिव्यांग यात्रियों का टिकट बुकिंग और यात्रा के दौरान आसानी होगी। पहले उन्हें अलग अलग प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते थे, जिससे कि कई बार परेशानी होती थी, लेकिन अब यूडीआईडी कार्ड ही पर्याप्त होगा। रेलवे ने यह भी कहा है कि इस सुविधा से यात्रियों को राहत तो मिलेगी ही, बल्कि डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी होगी। दिव्यांग संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये कदम दिव्यांगजनों को समान अवसर और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं यूपी के हरदोई से। हरदोई में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दिव्यांग युवक और युवती को शादी करने के लिए 15 और 20 हजार रुपए की धनराशि घोषित की गई है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। इसके अंतर्गत दंपति में युवक के दिव्यांग होने पर 15,000, युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए की धनराशि देना निर्धारित किया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि इस योजना की पात्रता के लिए शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम होना तथा 45 वर्ष से अधिक न होना, वहीं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न होना जरूरी है। दंपति में कोई आयकरदाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपति गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह का प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन रूप से सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में प्राप्त करानी जरूरी है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं भारतीय रेल से। गर्मी को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन यहां पर किया जा रहा है। रेलवे ने आने वाले समय में कई और ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा भी किया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि गर्मी के पीक सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देश भर में 3 महीनों के दौरान 8,262 समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाने का फैसला लिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे चलाएगा 2700 से भी ज्यादा ट्रिप्स। इनमें पूर्व मध्य रेलवे ECR 2711 ट्रिप ऐसे ट्रेनों को परिचालन करेगा। इनमें 11,294 ट्रिप्स की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे कि अधिक कनेक्टिविटी और समय पर यात्रा सुनिश्चित की जा सके। इस पहल के तहत सेंट्रल रेलवे 3,082 ट्रिप्स और उत्तर पश्चिम रेलवे 2,245 ट्रिप्स के साथ सबसे आगे है, जहां पर सबसे ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल पाएंगे, वोटिंग लिस्ट में कमी आएगी और भीषण गर्मी के दौरान सफर अधिक आरामदायक और सुगम हो पाएगा। लाखों यात्रियों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, दिव्यांगों को अनारक्षित कोच में UDID कार्ड के आधार पर सफर की अनुमति इसमें दी जा रही है। भारतीय रेल ने दिव्यांग यात्रियों को अहम सुविधा देने का ये ऐलान किया है कि अब वैध UDID कार्ड रखने वाले दिव्यांग मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित दिव्यांग कोच में यात्रा कर सकते हैं। जो दिव्यांग यात्री रेलवे की रियायती किराया सुविधा के पात्र हैं या जिनके पास वैध पहचान पत्र है, वे SLRD यानी सीटिंग कम लगेज रैक फॉर दिव्यांगजन और LSLRD कोच में वैध यात्री के रूप में सफर कर पाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा से एक खबर सुनते हैं। रीवा के इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों ने ऊंची उड़ान भरी है। छात्रों ने एक डिजिटली स्मार्ट मशीन बनाई है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के छात्रों ने साधारण सी दिखाई देने वाली व्हील चेयर को एक स्मार्ट व्हील चेयर में तब्दील कर दिया है। इस व्हील चेयर में बैठा व्यक्ति जॉयस्टिक की मदद से खुद को 360 डिग्री तक मूवमेंट कर सकता है, बल्कि खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी सक्षम होता है। ये स्मार्ट व्हील चेयर BP इंस्ट्रूमेंट, इमरजेंसी अलार्म और GPS सिस्टम सहित अन्य कई सुविधाओं से लैस हैं। रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर अपने स्मार्ट ज्ञान से एक डिजिटली स्मार्ट मशीन को बनाने में सफलता हासिल की है। छात्रों द्वारा बनाई गई ये मशीन कोई साधारण मशीन नहीं है। इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने साधारण सी दिखने वाली व्हील चेयर को एक स्मार्ट व्हील चेयर में तब्दील कर दिया है। इस व्हील चेयर में बैठा व्यक्ति जॉयस्टिक की मदद से खुद को 360 डिग्री तक मूवमेंट कर सकता है, बल्कि खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकता है। बताया जाता है कि इस स्मार्ट व्हील चेयर को बनाने में इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 7 महीने की रिसर्च के बाद आखिरकार छात्रों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने स्मार्ट व्हील चेयर को बनाने में सफलता हासिल की। छात्रों ने बताया कि इस स्मार्ट व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए खास सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। स्मार्ट व्हील चेयर में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें SpO2 सेंसर का इस्तेमाल भी किया गया है। हार्ट बीट मेजरमेंट, ऑक्सीजन लेवल और ह्यूमैनिटी सिस्टम के साथ बॉडी टेम्परेचर सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए भी सेंसर लगाया गया है। साथ ही ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस भी लगाई गई है। इस स्मार्ट व्हील चेयर में यूरिन डिस्चार्ज सिस्टम भी लगा हुआ है। इसमें 2 टैंक्स लगाए गए हैं, एक फ्रेश वाटर टैंक है और एक यूरिन कलेक्ट टैंक है। इसमें एक वाटर पंप भी है। एक टैंक यूरिन कलेक्ट करता है और दूसरे टैंक में फ्रेश वाटर होता है। इस व्हील चेयर का वीडियो डेमो छात्रों ने लोकल न्यूज चैनल के साथ शेयर किया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी के हापुड़ से।
यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली में 2024 में हुए इमरान हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने ये सजा मात्र 35 कार्य दिवस में सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गौरव नागर ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छपकौली निवासी आबिद ने बाबूगढ़ थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि 27 अगस्त 2024 को गांव निवासी समीर जब इमरान के घर पर नहीं था तब उसके यहां सुबह करीब 10 बजे गया था। दोपहर करीब 2 बजे इमरान अचानक से अपने घर आया। इमरान की पत्नी रुखसार ने समीर को कमरे के अंदर छिपा दिया। दिव्यांग इमरान को पत्नी रुखसार व समीर के बीच अवैध संबंध का शक था। इमरान अंदर कमरे में गया तो उसने समीर को देख लिया। इस पर समीर और इमरान के बीच मारपीट हो गई। समीर ने इमरान की छाती पर बैठकर उसका मुंह दबाया और रुखसार ने इमरान के पैरों को पकड़ लिया। दोनों ने इमरान की हत्या कर दी। इस घटना को इमरान के पुत्र विहान ने देख लिया। उसने बताया कि पिता इमरान की हत्या उसकी मम्मी रुखसार और समीर ने की है। जिला अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि इमरान की हत्या के बाद पत्नी रुखसार ने परिवार के सदस्यों और अपनी ननद को बताया था कि हार्ट अटैक से इमरान की मौत हो गई है। इस सूचना पर सभी लोग एकत्र हो गए थे। तभी इमरान के 6 वर्षीय बेटे विहान ने परिजनों को बताया कि पापा को मम्मी और समीर ने मारा है। पुलिस ने बच्चे से अलग में बात कर विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रख जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इमरान की मौत का कारण पसली टूटने से अंदरूनी चोट के कारण खून रिसना पता चला। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम रीसेंट डिसेबिलिटी राइट्स जजमेंट्स जो उस वीक आए होते हैं इनको कवर करते हैं। आज 4 से 5 नए जजमेंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है, सो आई विल गेट स्ट्रेट इनटू इट। पहला एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का इन अ केस कॉल्ड विशाल गुप्ता वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। विशाल गुप्ता एक इंसान है विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको ये ग्रीवेंस था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है नॉर्मली मोबाइल वेंड्स देते हैं। इन द सेंस आपको वेंडिंग करते टाइम इधर से उधर से इधर जाना पड़ता है। एज ए स्ट्रीट वेंडर आप एक जगह पे स्टेशन नहीं रह सकते, बट ही हैज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सो हिज केस वाज कि इस सिचुएशन में mobile vending is not a good option. So he said, please give me a vend whereby I can be stationed in one place. तो कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल रिक्वेस्ट है RPWD एक्ट को ध्यान में रखते हुए, और MCD को कहा कि इनको 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर कोर्ट ने टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की कि इनको प्लीज ये प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इट्स अ गुड जजमेंट विच शोज रीजनेबल अकोमोडेशन इन ऑपरेशन फॉर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ द PWD पॉपुलेशन, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। दूसरा जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट का वो है ABC वर्सेस इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसमें एक आर्ग्यूमेंट था लेटर्स पैटेंट अपील, मतलब डिवीजन बेंच के सामने था बिकॉज पिटिशनर सिंगल जज के सामने हार चुका था। उस बंदे की ये आर्ग्यूमेंट थी कि जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 50% का एक थ्रेशोल्ड इम्पोज किया गया था कि मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने जरूरी है। बट ये चीज एड में नहीं दी गई थी। ये चीज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एक सेपरेट मीटिंग की और उन्होंने डिस्कस किया कि हम 50% का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखेंगे। सो ही वॉज नॉट एबल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट एंड उसने ये कहा कि ये रिक्वायरमेंट का इम्पोजिशन वॉज अनलॉफुल बिकॉज ये एड में रिलीज नहीं था। एक तेज प्रकाश पाठक करके जजमेंट है, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, और ये बंदा खुद लोकोमोटर डिसेबल्ड था, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी मीटिंग में डिस्कस कर रहा है कि एक कट ऑफ रखेंगे तो ये किया जा सकता है। ये जजमेंट बहुत कन्विंसिंग इस एस्पेक्ट में मुझे नहीं लगी फ्रैंकली। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होती है अगर तो। दूसरा, इसने ये कहा कि RPWD एक्ट कंप्लाई नहीं हो पा रहा, वो तो बस बोलने की बात थी फ्रैंकली। उस आर्ग्यूमेंट में खास कुछ दम नहीं था बिकॉज कोर्ट ने भी कहा कि रिजर्वेशन का मैंडेट 4% का है, सो लॉन्ग एज वो कंप्लाई हो रहा है, विच इन दिस केस इट वाज हैपनिंग। कट ऑफ को आप RPWD एक्ट से कट ऑफ के डिक्लेरेशन को नहीं लिंक कर सकते। तीसरा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कॉल्ड सत्य नरवुरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है प्रिजन एक्सेसिबिलिटी को, द सिचुएशन ऑफ मेकिंग श्योर कि प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज को डिग्निटी, इक्वालिटी, जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में काफी सारे डायरेक्शंस दिए थे, जैसे कि यू नीड टू कलेक्ट डिसएग्रीगेटेड डेटा, you need to have a grievance redressal mechanism, you need to make sure that prisoners with disabilities are physically inspected on entering and whatever support they need is provided. Within the prison, the staff has to be trained, and if there is any violation, then section 89 of the act, which deals with fine imposition, that has to be brought into play. So they had asked all the states and union territories to accordingly reply. Only 12 states and union territories actually filed their reply, and that was a bit disappointing, the court said. But now they have, what they have done is they have basically created a separate committee, high-powered committee. एक दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सुहास चकमा के केस में, जो ओपन करेक्शनल फैसिलिटीज से डील करता है। मतलब प्रिजन की तरह लॉक नहीं होते हो आप, बाहर रहते हो, बट करेक्शनल फैसिलिटी होती है कि आपको सुधार करने की कोशिश की जाती है आपका। तो उसी कमेटी को उन्होंने कहा कि भैया तुम ये तो देख ही रहे हो इन फैसिलिटीज का, तो डिसेबिलिटी वाला एस्पेक्ट भी देख लो। एंड डीपीडब्ल्यूडी वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा है, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को, कि आपको इस कमेटी को सपोर्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली हैव टू मूव फॉरवर्ड। और सितंबर 1 को मैटर लगाया है नेक्स्ट। तो दिस इज अ गुड इंटरवेंशन, बट देखो कमेटी कितना सीरियसली काम करती है और स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज कंप्लाई करते हैं या नहीं। इसके अलावा एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस बिस्वास, दिव्येंदु बिस्वास। ये एक ऐसा केस है जिसमें रिजर्वेशन वाला एस्पेक्ट कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सॉरी, ये झारखंड नहीं, असम या कैलकाटा, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। तो इसमें रिजर्वेशन का ये इशू था कि जो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने एक सीट एडवर्टाइज की थी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, लो विजन के लिए, इन द अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, और कहा था कि अगर कोई अनरिजर्व्ड वाला पीडब्ल्यूडी नहीं है अवेलेबल, तो इन दैट सिचुएशन ये वाली वैकेंसी जो है वो किसी और पीडब्ल्यूडी लो विजन को दी जाएगी जो दूसरे कैटेगरी से आता है, जैसे कि एससी पीडब्ल्यूडी हो गया या ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो गया, ऐसे। बट हुआ ये कि उन लोगों ने ये क्लॉज को नजरअंदाज करते हुए विद इन पीडब्ल्यूडी एक ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले को वो सीट दे दी, लो विजन वाले को, जबकि जो एक अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी लो विजन था उसको वो इग्नोर, निग्लेक्ट, साइडलाइन कर दिया गया। तो उस बंदे ने कहा कि नॉर्मल पोजीशन ये है कि लो विजन पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व वाले को सीट दी जाएगी, और केवल अगर वहां पे कोई अनअवेलेबल है, only in that situation is it to be given to somebody who is from a different PWD category, जैसे कि OBC लो विजन या SC लो विजन, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और उन्होंने रिजर्वेशन पे पूरा लॉ डिस्कस किया, जो भी जजमेंट्स रह चुके हैं, इंदिरा साहनी, अनिल कुमार गुप्ता, और उन्होंने ये कहा कि इस तरीके का जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल वाला, ये फ्लूइड है और ये इसमें मोबिलिटी परमिसिबल है। मतलब सो लॉन्ग एज अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी एलवी के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है, उसमें चाहे फिर वो लो विजन बंदा ओबीसी हो, चाहे फिर वो लो विजन बंदा एससी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। whoever is highest in order of merit in the low vision category will get that seat। तो एक तरफ से तो ये जजमेंट सही है, बिकॉज लॉ जैसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि डिसेबल्ड पर्सन इज अ डिसेबल्ड पर्सन, इसमें एससी डिसेबल्ड, ओबीसी डिसेबल्ड, ऐसे अलग अलग सब कैटेगरीज नहीं होते, जो जस्टिस एसबी सिन्हा की जजमेंट है महेश गुप्ता के मैटर में, काफी फेमस जजमेंट है 2007 की, उस हिसाब से तो ये सही है। बट एट द सेम टाइम अगर एड में बोला है कि लो विजन पीडब्ल्यूडी को अनरिजर्व्ड वाले को दी जाएगी और वहां से कोई नहीं मिलता तो फिर ओबीसी या एससी एसटी वाले को दी जाएगी, तो इसको नजरअंदाज करते हुए टू गिव इट टू ओबीसी लो विजन एज अपोज टू गिविंग इट टू अनरिजर्व्ड लो विजन, ये मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। और दूसरा एक चीज ये भी है कि जो डिसेबिलिटी रिजर्वेशन उन्होंने स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल माना है, ये अभी बदलता जा रहा है, बिकॉज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इनको सेपरेट कैटेगरी माना गया है। ये भी कहा गया है कि कैरी फॉरवर्ड नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में नहीं अलाउड।
तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम ये वाला व्यू मान के चलेंगे, जैसा कोर्ट ने माना है कि हॉरिजॉन्टल ही है, तो ये क्वेश्चनेबल असेसमेंट है मेरे हिसाब से। और फाइनल जजमेंट फिर से एक दिल्ली हाई कोर्ट का है, जसवंत कुमार वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में एक बंदा था जिसको विजुअल भी डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है। उसका केस ये था कि एसबीआई ने उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह रखा और फिर जब वो मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पाया प्रोबेशन के एग्जाम में, हटा दिया मिनिमम कट ऑफ। दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, बात नहीं की कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, उठा के हटा ही दिया। तो इस चीज को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने अभी वापस तो नहीं लिया है उसको, मगर ये कहा है कि एसबीआई के रूल्स में दिया गया है कि डिस्क्रेशन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि वो एक बंदे को एग्जाम ना क्लियर करने के बावजूद अकोमोडेट कर सकते हैं। तो और कुछ जैसे प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह अगर हुए तो कोर्ट ने कहा कि देखो अगर इसको भी कर पाते हो क्या इस तरीके से अकोमोडेट, तो दे हैव लेफ्ट इट एट दैट। तो अब देखो आगे क्या निकल के आता है। तो 3 हमने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट डिस्कस किए ऑन 3 डाइवर्स इश्यूज, एक कट ऑफ से रिलेटेड, एक एमसीडी में वेंडिंग से रिलेटेड, और एक ये वाला एसबीआई का, और 2 सुप्रीम कोर्ट के, एक प्रेजेंट से रिलेटेड और एक रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो काफी हेवी वीक रहा ये। सो आई होप यू हैव फाउंड दिस हेल्पफुल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप थर्सडे टू थर्सडे कॉल कर सकते हो हमें 9890281068, 9892622230 इन 2 नंबर्स पे। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खास कर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। जेल में दिव्यांग कैदियों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। दक्षिण गोवा के नीट सेंटर दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ। सरकारी सेवाओं में दिव्यांग, अनाथ और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए नया अवसर, दीप स्तंभ फेलोशिप 2026। ऑस्ट्रेलिया के NDIS में बड़े बदलाव से दिव्यांग समुदाय में डर। अमेरिका में दिव्यांग छात्रों के लिए डिजिटल पहुंच नियमों में देरी। लखनऊ में जनगणना ड्यूटी पर बीमार और दिव्यांग शिक्षकों का विरोध। जबलपुर में दिव्यांग बच्चों को स्कूल से निकालने पर हाईकोर्ट हुई सख्त। धनबाद रेल मंडल की तरफ से UDID कार्ड से दिव्यांग यात्रियों को रेल यात्रा में सुविधा। सुनेंगे दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में। रेलवे का समर सीजन प्लान, यात्रियों को फायदा, दिव्यांगजनों के लिए नई व्यवस्था। खुद चल सकेंगे दिव्यांग, रीवा के इंजीनियरिंग छात्रों का कमाल, बना GPS से लेस ऑटोमेटिक स्मार्ट व्हीलचेयर। विकलांग पति को मारने वाली पत्नी को प्रेमी के संग उम्र कैद, 6 साल